अध्याय 46 देवदूत परियोजना चैप्टर 46 द एंजल प्रोजेक्ट। इन्फिनिट ट्रेन रात के अंधेरे में आरामबाग स्टेशन से चुपचाप पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ी। किकी ने राघव की ओर देखते हुए पूछा, इतनी जल्दी क्यों? अभी भी बहुत सी जगहें थीं जहां हमने खोज नहीं की थी। सामान अनंत हैं, लेकिन लालच हमें महंगा पड़ सकता है, राघव ने सपाट जवाब दिया। इसके अलावा शायद चिराग मरा नहीं है। मुझे चिंता है कि वह और मुसीबत खड़ी कर सकता है। मरा नहीं? किकी की भौहें तन गईं। मुझे लगा कि तुमने उसे मार डाला। मैंने नहीं। राघव ने गहरी सांस ली और जो कुछ उन्होंने पहले देखा था उसे बताया। मुझे संदेह है कि चिराग के पास किसी तरह की क्षमता एबिलिटी है, और जो हमने देखा हो सकता है वह उसी का उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो। राजिता और राज की ओर मुड़कर राघव ने पूछा, तुम दोनों क्षमताओं के बारे में कितना जानते हो? राज चौंक गया और ईमानदारी से सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि एक दिन मैं अचानक बहुत मजबूत हो गया। भाई, तुम्हें याद नहीं? राजिता ने बीच में टोकते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। जब अप्पू तुम्हें हमला करने के लिए उस कीट में बदल गया था तो उसने कहा था कि तुम निम्न स्तर लो लेवल के हो। उसने ये भी जिक्र किया था कि जब तुम किसी अजीब सत्ता ईरी एंटिटी या किसी अन्य क्षमता उपयोगकर्ता को मारते हो तो क्षमताएं विकसित इवॉल्व होती हैं। राज ने अपना सिर खुजाया। अब जब तुम कहती हो तो उसने कहा तो था। सच में? पूनम हाँफ उठी। क्या क्षमताएं विकसित हो सकती हैं? उन्हें हो सकना चाहिए, राघव ने सोचते हुए कहा। अगर कोई पदानुक्रम हायरार्की है तो अप्पू शायद सबसे निचले स्तर पर नहीं था। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और हम तीनों के क्षमता उपयोगकर्ता होने की जानकारी के बावजूद भी डरता नहीं था। ये दर्शाता है तारांकन कि उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। किकी को असामान्य रूप से शांत देखकर राघव ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो पाया कि वह अजीब भाव से चालबाजी भरी मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ, उन्होंने मांग की, ये पहचानते हुए कि उसकी मुस्कान अक्सर किसी चौंकाने वाले खुलासे से पहले आती थी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं जानती हूं कि क्षमताएं कैसे विकसित होती हैं और उनकी कई श्रेणियां कैटेगरी हैं तो क्या तुम सुनना चाहोगे? किकी ने अपनी आवाज़ हल्की करते हुए छेड़ा। कमरे में खामोशी छा गई और आश्चर्य से सभी की आंखें किकी की ओर मुड़ गईं। राघव ने माथे पर बल डाला। क्या शर्त है? किकी ने शरारत भरी मुस्कान दी, झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। राघव ने तुरंत निराशा में अपना माथा मसाज किया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। अच्छा, याद रखना, तुमने वादा किया है टिल्ड, किकी ने खुशी से कहा, इससे पहले कि वह अपनी व्याख्या शुरू करती। देवदूत परियोजना की खोजें द एंजल प्रोजेक्ट्स डिस्कवरीज। सबसे पहले उसने अपनी उंगली उठाते हुए शुरू किया। पहली ध्रुवीय रात्रि पोलर नाइट के बाद विश्व स्तर पर उत्परिवर्तित मानवों के 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि यह आपदा के बाद के डेटा का केवल एक अंश है। प्रलय दिवस अपोकैलिप्स डे के बाद संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट ने तत्काल देवदूत परियोजना नामक एक विशेष अनुसंधान ब्यूरो स्थापित किया। इसका उद्देश्य इन उत्परिवर्तनों का अध्ययन करना और संभवतः उनकी शक्तियों का उपयोग अथाह गहराई अबिस के रहस्यों को खोलने और दुनिया को बचाने के लिए करना था। तुम्हें ये कैसे पता? पूनम ने हैरानी से पूछा। किकी ने अभिमान से कंधे उचकाए। संघीय सरकार के इंटरनेट में घुसना हैकिंग इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये प्रलय है, कौन मुझे रोकेगा? जारी रखो, राघव ने कहा। उनकी तेज नज़र उस पर टिकी थी। उन्हें संदेह था कि किकी की पृष्ठभूमि असाधारण थी, चाहे वह अल्फा स्क्वाड समूह की उत्तराधिकारी थी या नहीं। ध्रुवीय रात्रि के बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर सुरक्षित करने की उसकी क्षमता कोई संयोग नहीं थी। किकी ने अपना गला साफ किया। आत्मा तरंग मान और क्षमता स्तर सोल वेव वैल्यू एंड एबिलिटी लेवल्स। देवदूत परियोजना ने जीवित बचे हुए शीर्ष वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया। उनके अनुसंधान में पाया गया कि सभी जीवित बचे लोग जो ध्रुवीय रात्रि के दौरान ज़ॉम्बी में उत्परिवर्तित नहीं हुए थे, उनमें एक समान प्रकार की ऊर्जा थी जो बाहरी प्रभावों को पीछे हटाती थी। उन्होंने इस ऊर्जा को आत्मा तरंग मान सोल वेव वैल्यू नाम दिया। सबसे कमजोर जीवित बचे लोगों में भी नाजुक महिलाएं या बच्चे आत्मा तरंग मान कम से कम एक था। इसके विपरीत ज़ॉम्बी और अजीब सत्ता का मान 0 से नीचे नकारात्मक था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह एक चयन तंत्र है, लेकिन बिना किसी पहचाने जाने योग्य पैटर्न के इसे सरलता से जीवित बचे लोगों की जीवन ऊर्जा नाम दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि क्षमता उपयोगकर्ता और शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्तियों का मान काफ़ी अधिक था। देवदूत परियोजना ने 34 समान क्षमता श्रेणियों का वर्गीकरण किया और कार्यक्षमता और विनाशकारी शक्ति के आधार पर उनका मूल्यांकन किया। उन्होंने इन मैट्रिक्स को आत्मा तरंग मान से सहसंबंधित किया और एक सकारात्मक मिलान पाया। संक्षेप में, आत्मा तरंग मान जीवन शक्ति या रात के हमलों का विरोध करने की क्षमता को दर्शाता है। कोई व्यक्ति जितना अधिक मजबूत होता है उसका मान उतना ही अधिक होता है। ये पहला बिंदु है, किकी ने दूसरी उंगली उठाते हुए कहा। दूसरी महत्वपूर्ण खोज ये थी कि क्षमताएं विकसित होने में सक्षम हैं। कुछ रिकॉर्डों में शुरुआत से ही स्तर 3 या यहां तक कि स्तर 4 से अधिक मान वाले व्यक्तियों को भी दिखाया गया। स्तर 3, स्तर 4। राघव ने माथे पर बल डाला।
क्या तुम कुछ छोड़ रही हो? किकी ने कंधे उचकाए। मैंने डेटा को सरसरी निगाह से देखा, लेकिन मूल रूप से शोधकर्ताओं ने भारित ग्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए आत्मा तरंग मान, शारीरिक शक्ति, ऊर्जा उत्पादन, विनाशकारी क्षमता और जैविक घातकता जैसे मैट्रिक्स का उपयोग किया। ये सार है। स्रोत स्तर सोर्स लेवल साधारण मानव और निम्न स्तर के क्षमता उपयोगकर्ता, आत्मा तरंग मान 1 से 100 के बीच। स्तर 3, जिसे एडमेंट स्तर कहा जाता है, उन लोगों को दर्शाता है जो मानव सीमाओं को पार कर चुके हैं। भारी हथियारों के बिना उन्हें मारना लगभग असंभव हो जाता है। उनका आत्मा तरंग मान 500 से 1000 के बीच होता है। स्तर 4, बर्सर्क स्तर, एक विशाल क्षेत्रीय खतरा माना जाता है। इसे दबाने के लिए पर्याप्त सैन्य बल, भारी टैंक और विभिन्न बख्तरबंद हथियारों की आवश्यकता होती है। इसका आत्मा तरंग मान 1000 से 3000 इकाइयों की युद्ध शक्ति के बीच होता है। विनाश स्तर से ऊपर अबो डिस्ट्रक्शन लेवल घातांकीय विकास के आधार पर केवल सैद्धांतिक अनुमान, अभी तक कोई विस्तृत डेटा नहीं है। क्षमता विकास और भ्रष्टाचार, एबिलिटी इवोल्यूशन एंड करप्शन। राजिता ने जिज्ञासा से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा, किकी जी, क्षमताएं ठीक कैसे विकसित होती हैं? खैर, हो सकता है कि यह वह न हो जो हर कोई उम्मीद करता है। किकी का भाव जटिल हो गया। जो मैंने वर्गीकृत रिपोर्टों में देखा है, वह यह सुझाव देता है कि विकास स्तर 2 या उससे ऊपर के क्षमता उपयोगकर्ता युद्ध के माध्यम से अपने आत्मा तरंग मान को बढ़ा सकते हैं, खासकर अजीब सत्ता या अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं को हराकर। हालांकि, चूंकि यह शुरुआती चरण की रिपोर्टों से आता है, विवरण विरल हैं। स्तर 2 और उससे आगे। राघव की नज़र तेज हो गई। स्तर 1 का क्या? अब तुम सही सवाल पूछ रहे हो। गंभीर भाव के साथ वह फर्श पर घूमने लगी। सबसे अजीब हिस्सा यह है, अनुसंधान ब्यूरो ने खोज की कि स्रोत स्तर की क्षमताएं अंतर्निहित रूप से अस्थिर हैं। इस चरण के क्षमता उपयोगकर्ताओं को विकसित होने के लिए एक ट्रिगर, एक घटना, अनुष्ठान या भावनात्मक बदलाव की आवश्यकता लगती है। देवदूत परियोजना ने सिद्धांत दिया कि सच्चा परिवर्तन या पूर्ण विकास केवल स्तर 2 पर शुरू होता है। इसलिए वे इसे विकास स्तर, इवोल्यूशन लेवल या ब्रेक थ्रू स्तर कहते हैं। अनुष्ठान। समूह ने एक सुर में प्रतिक्रिया दी, उनकी आवाज़ों में अविश्वास झलक रहा था। किकी ने जारी रखा, अप्पू को ही ले लो। मुझे संदेह है कि वह या तो टाइप -16 अंग नकल, लिमब मिमिक्री या टाइप -21 विचलन प्रसार, एबरेशन प्रोलिफरेशन से संबंधित है। दोनों ही मामलों में विकास तब होता है जब वे एक अजीब सत्ता या एक क्षमता उपयोगकर्ता को मारते हैं और उत्परिवर्तित अंगों या शरीरों के माध्यम से मांस और रक्त अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया में विकास को ट्रिगर करने का एक मौका होता है। उसने विराम लिया और राज की ओर मुड़ी। लेकिन तुम्हारे जैसे किसी के लिए, राज बिग गाय, यह अलग है। तुम्हारे विवरण के आधार पर तुम्हें टाइप 3 शरीर संवर्धन क्षमता उपयोगकर्ता, बॉडी एनहेंसमेंट एबिलिटी यूजर होना चाहिए, एक सामान्य प्रकार। हालांकि, इस प्रकार को स्तर 2 तक विकसित होने के लिए पूरी तरह से एक अलग तरीके की आवश्यकता होती है। देवदूत परियोजना इस मार्ग के लिए कई निर्णायक मूल्यांकन रिपोर्ट करती है। अप्पू के तरीके तुम्हारे लिए पूरी तरह से अप्रभावी हैं। उन्हें वैकल्पिक विकास मार्ग, ऑल्टरनेट एवोल्यूशन पाथवेज माना जाता है। सच में? राजिता ने प्रकट रूप से परेशान होकर कहा। यह डरावना लगता है। एक और बात है, किकी ने जोड़ा। अनुसंधान ब्यूरो ने निर्धारित किया कि क्षमता विकास एक दोधारी तलवार है। क्षमता उपयोगकर्ता ज़ॉम्बी संक्रमण के समान कमजोरियों को साझा करते हैं। विशिष्ट शर्तों के बिना वे शक्ति के भ्रष्टाचार के शिकार हो सकते हैं, जिससे विकास त्रुटियां, इवोल्यूशन एरर्स हो सकती हैं या वे स्वयं ज़ॉम्बी बन सकते हैं। जब किसी का आत्मा तरंग मान 1 से नीचे गिर जाता है तो उन्होंने इस स्थिति को भ्रष्टाचार, करप्शन नाम दिया। चिराग की क्षमता, चिराग्स एबिलिटी। चिराग का क्या? राघव ने पूछा। जो स्थिति मैंने अभी देखी, क्या आपने डेटा में ऐसा कुछ देखा है? किकी ने सिर हिलाया, उसका भाव गंभीर था। मैंने न केवल इसे देखा है, बल्कि मुझे यकीन है कि चिराग टाइप 32, अनिश्चित संक्रमण, अनसर्टेन इन्फेक्शन में फिट बैठता है। यह आकर्षक है। माथे पर बल डालते हुए उसने विस्तार से बताया, ये प्रकार स्रोत स्तर पर लगभग अज्ञात है क्योंकि कोई ध्यान देने योग्य शारीरिक या मानसिक परिवर्तन नहीं होते हैं। एकमात्र विशिष्ट विशेषता यह है, ज़ॉम्बी द्वारा आसानी से नहीं पहचाना जाना। राघव ने बीच में टोका, पहले के दृश्य को याद करते हुए। उसका चेहरा काला पड़ गया। बिल्कुल, किकी ने पुष्टि की। लेकिन यहाँ फंसाव है, ये प्रकार की क्षमता विकसित होने में सबसे आसान में से एक है। क्या इसका मतलब यह है कि ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने से विकास की गारंटी है? राघव ने जोर देकर पूछा। हाँ और नहीं। किकी ने अपना सिर झुका लिया, उसका भाव बादलों से घिरा था। सीमित मामलों के आधार पर विकास की गारंटी नहीं है या एक विशिष्ट परिणाम से बंधा नहीं है। विकास त्रुटियों का अनुभव करना भी संभव है। अध्याय 47, अंतहीन चक्र, एंडलेस साइकिल। कोई आश्चर्य नहीं कि चिराग इतने लंबे समय तक कोहरे और अंधेरे में तबाही मचा सका। राक्षसों ने उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया, राघव ने बुदबुदाया, अंततः पहेली को जोड़ते हुए। अब बात समझ में आई, चिराग की चोट ने ज़ॉम्बियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त खून रिसाया होगा, जिससे उस पर हमला हुआ। फिर भी
विडंबना यह है कि इसकी वजह से उसका विकास हुआ। ये सोचकर राघव को पछतावा हुआ। उन्हें बस मौके पर ही चिराग को खत्म कर देना चाहिए था। अब एक संभावित खतरा पीछे छूट गया था। फिर भी उन्हें समय पर CIWS की मरम्मत करने के लिए आभार महसूस हुआ। यह अस्तित्व के लिए सही चुनाव था। उस समय किकी के बेहोश होने पर राघव अकेले फॉक्स स्पाइडर, अप्पू और ज़ॉम्बी की भारी बाढ़ से एक साथ नहीं निपट सकते थे। सौभाग्य से चिराग और अप्पू ने CIWS प्रणाली के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को नहीं तोड़ा था, वरना ये रात निश्चित विनाश का कारण बन सकती थी। बातचीत पर वापस आते हुए राघव किकी की ओर मुड़े। तो क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी अपनी क्षमता कैसे विकसित होती है? किकी ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया। मुझे एक मोटा विचार है। मैं मानसिक या मनोवैज्ञानिक श्रेणी, मेंटल और साइकिक कैटेगरी से संबंधित हो सकती हूँ, डेटा के अनुसार दुर्लभ प्रकार। लेकिन मुझे विकसित होने का कोई पता नहीं है। अकेले किसी अनुष्ठान को पूरा करने की बात ही छोड़ दो। फिर उसकी नज़र राघव की ओर घूमी। उसका भाव जिज्ञासु था। जहाँ तक तुम्हारी बात है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम किस प्रकार के अंतर्गत आते हो। तुम मशीनों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम शायद कार्यात्मक श्रेणी, फंक्शनल कैटेगरी से संबंधित हो। हालांकि इस प्रकार का आत्मा तरंग मान हमेशा उच्च नहीं हो सकता। देवदूत परियोजना ने इसे अत्यधिक रणनीतिक मूल्य वाला वर्गीकृत किया। ये टाइप 27 अकार्बनिक हेरफेर, इनऑर्गेनिक मैनिपुलेशन के समान लगता है, लेकिन तुम मौलिक क्षमताओं, एलिमेंटल एबिलिटीज का उपयोग कैसे कर सकते हो? उसे देखते हुए उसकी भौहें तन गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास एक से अधिक क्षमताएं हों? तुम बताओ, राघव ने उदासीनता से जवाब दिया, हालांकि उसके भीतर एक बेचैनी उठ रही थी। एक परेशान करने वाला विचार उसके मन में आया। क्या होगा अगर यह बिल्कुल भी कोई क्षमता नहीं है? आखिरकार किस तरह की क्षमता प्रगति बार और स्तर संकेतक के साथ आती थी? एक और बात है, किकी ने जोड़ा, ये दुर्लभ है, लेकिन कुछ क्षमता उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर पूरी तरह से अपनी क्षमताएं खो दीं। इसमें एडमेंट स्तर के लोग भी शामिल हैं। पूरी तरह से खो दीं? तुम्हारा क्या मतलब है? राघव ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? किकी ने जवाबी हमला किया। रिपोर्टों में बताया नहीं गया। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि ये मामले किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना हुए। शोधकर्ताओं ने अटकलें लगाईं कि यह मानसिक या भावनात्मक स्थितियों से संबंधित हो सकता है, लेकिन वे कारण निर्धारित नहीं कर सके। किकी के खुलासों ने राघव को दुनिया पर एक प्रतिमान बदलने वाला परिदृश्य दिया। कुछ ही महीने पहले सभ्यता के पतन के बावजूद क्षमता उपयोगकर्ता पहले से ही एक महत्वपूर्ण आबादी बन चुके थे, जो मानवता के अस्तित्व की प्रक्षेपण पथ को मौलिक रूप से प्रभावित कर रहे थे। पूर्व की ओर बढ़ना, हेडिंग ईस्ट। रात के संकटों से थककर राघव ने ट्रेन को 50 किलोमीटर घंटा की सतर्क गति बनाए रखने का आदेश दिया। पूनम ने ड्राइवर के केबिन में कमान संभाली, जबकि राघव पास में ही थोड़ा आराम करते रहे। किकी के पास कई रहस्य लगते हैं, पूनम ने आराम कर रहे राघव की ओर देखते हुए टिप्पणी की। हर किसी के पास रहस्य होते हैं। जब तक उसके रहस्य हमारे लिए मददगार हैं, तब तक बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, राघव ने अपनी आंखें बंद रखते हुए जवाब दिया। उसने तुम्हें क्या कहा? पूनम झिझकी, खुद के बावजूद उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। राघव हल्के से हंसे। और क्या? उसने मुझे वादा करवाया कि उसकी सहमति के बिना उसे चुंबन नहीं दूंगा। पूनम का भाव जटिल हो गया। ओह, मैं समझ गई। उसके भीतर भावनाओं का एक मिश्रण उठा। वह नहीं जानती थी कि राघव के साथ वह कहाँ खड़ी थी। क्या वह उनकी पिछली मुठभेड़ों में इच्छुक थी या अनिच्छुक? वह केवल इतना जानती थी कि वह आभारी थी कि उसने उसे बचाया था। इस बिंदु पर राघव ही उसका एकमात्र सहारा था। वह बुरा भी नहीं था, उसका व्यक्तित्व भी उसकी पसंद के अनुरूप था। उसे उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या इसे ही वे सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट कहते हैं? मैं क्या सोच रही हूँ, उसने मन ही मन खुद को डांटा। कल का सूर्योदय शाम के 4:26 पर था। हमने आरामबाग स्टेशन की ओर लगभग 50 किलोमीटर आगे बढ़ा। कल शाम के 4 बजे तक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। पूनम ने लॉगबुक पलटते हुए जोर से गणना की। लेकिन भोपाल एक्सप्रेस लाइन खंड कुगवान और यूची से होकर गुजरता है। गहरे गड्ढे क्षेत्र संख्या 3, कानपुर शहर और आदमपुर इनवाड़ा के स्थान को ध्यान में रखते हुए भोपाल शहर से हमारे सीधे मार्ग की तुलना में। शिक्षिका पूनम, राघव ने बाधा डाली, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। क्या तुम सोचती हो कि गहरे गड्ढे क्षेत्र संख्या 3 डार्क टाइड का स्रोत नहीं हो सकता? उसकी गणनाएं अचानक रुक गईं और केबिन में खामोशी छा गई। मैं नहीं जानती, पूनम ने आखिरकार स्वीकार किया। एक ज्यामितीय दृष्टिकोण से, अगर हर गहरा गड्ढा एक डार्क टाइड पैदा कर रहा है और ब्लू स्टार पर समान गति से विस्तार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी त्रिज्या समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। अगर किसी गहरे गड्ढे के प्रभाव की सीमा निश्चित है, तो मानवता के लिए अभी भी कुछ संकीर्ण कोण का अस्तित्व स्थान बचा हो सकता है। लेकिन अगर पहली ध्रुवीय रात्रि अंत नहीं है और दूसरी ज्वार की सीमा का विस्तार जारी रहता है, तो एक केवल समय की बात है जब ध्रुवीय रात्रि पूरे ग्रह को कवर कर लेगी।
ध्रुवीय रात्रि के बाद नेटवर्क और संचार के पतन के साथ उनके जैसे साधारण लोगों के पास दुनिया भर में क्या हो रहा है ये जानने का कोई तरीका नहीं था। वे केवल रेडियो प्रसारणों से सुराग इकट्ठा कर सकते थे। किकी के बिना उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि संघीय सरकार ने क्षमता उपयोगकर्ताओं को श्रेणियों में वर्गीकृत किया था और एक मानक प्रणाली विकसित की थी। राघव ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर बेचैनी का एक निशान था। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि भागने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी। मानवता का एकमात्र विकल्प अंधेरे में कैसे जीना है ये सीखना था। पूनम ने राघव के चिंतित भाव को देखा और अचानक कहा, राघव, क्या तुम्हें भोपाल विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य याद है? राघव ने उसकी ओर देखा और दोनों एक साथ बोले, प्रयास मानवता के प्रभात से ही एक अविरल कार्य है। एक लंबे विराम के बाद उन्होंने मुस्कुराहटों का आदान प्रदान किया। जैसे जैसे ट्रेन के पहिए घूमते गए, सवार हर कोई अंधेरे से भाग रहा था, भोर की ओर बढ़ रहा था। भले ही वे अंततः रात के सामने झुक जाएं, वे अस्तित्व की आखिरी चिंगारी को पकड़े रहेंगे और विरोध करना कभी बंद नहीं करेंगे। राघव को कुछ शांति महसूस हुई। अगर वह मजबूत हो सकता था तो एक ऐसे वातावरण में भी जहां रात अंतहीन लगती थी, अस्तित्व अभी भी संभव होगा। इस विश्वास ने अंतिम किला, एक ट्रेन जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती थी, बनाने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। फूट, सामने का कोहरा पतला होने लगा और हेडलाइट्स ने देखने के क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया। राघव उठे, उनकी नज़र शांत हो गई क्योंकि उन्होंने पहाड़ों और खेतों की दूर की छाया को देखा। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेन को एक सुरंग में रोक दिया। हम क्यों रुक रहे हैं? पूनम ने चकित होकर पूछा। अविरल कार्य, अनसीजिंग एक्ट। पीछे मुड़कर देखने पर वह अचंभित रह गई क्योंकि राघव ने उसे राजकुमारी कैरी में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जब उसने घोषणा की, शिक्षिका पूनम, एक और बात है जो मानवता ने शुरुआत से ही अविरल रूप से की है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अचंभित होकर पूनम का चेहरा लाल हो गया। उसने घबराकर अपनी आंखें झुका लीं क्योंकि उसकी गोरी गर्दन और कान एक जीवंत गुलाबी रंग में बदल गए जो वसंत के आड़ू के फूलों की तरह सुंदर थे। क्या तुम थके नहीं हो? राघव ने उसे पहले डिब्बे में बिस्तर तक ले गया। उसकी ऊर्जा नहीं हो गई थी। अचानक मुझे पूरी तरह से स्फूर्ति महसूस हो रही है। डिब्बे के दरवाजे सील होने के साथ पहला डिब्बा राघव का निजी आवास बन गया था। पूनम का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने धीरे से बुदबुदाया, वह सुविधाजनक नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी चिकनी जैद जैसी त्वचा अप्रतिरोध्य थी। प्रलय के बीच भी राघव अभी भी उसकी अद्वितीय लुभावनी खुशबू को पकड़ सकता था, एक सूक्ष्म फिर भी मादक गंध जो किसी के दिल की धड़कन तेज कर देती थी। जैसे ही उसकी सांस उसकी त्वचा को छू गई, पूनम को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ती महसूस हुई। उसकी ठंडी सांस उसके रोमछिद्रों में रिस गई और उसके माध्यम से झंझनाहट की लहरें दौड़ गईं। गहराई से शर्माते हुए उसने कंबल अपने चेहरे पर खींच लिया और फुसफुसाया, क्या तुम मेरा बैग पकड़ सकते हो? उसमें वह है, मिल गया। हम, थोड़ा धीरे, हम। भारी ट्रेन अंधेरी सुरंग में चुपचाप टिकी रही। उसका बख्तरबंद खोल उसे बाहर के भयानक गड्ढे से बचाता रहा। अंदर गर्म पीली रोशनी ने प्लश बिस्तर पर एक आरामदायक चमक डाली, सुरक्षा और आराम की एक भावना प्रदान की। दोनों आपस में जुड़ गए, अपनी आत्माओं और शरीरों के बीच की बाधाओं को तोड़ते हुए। एक आकृति लंबी और पतली थी, दूसरी सुंदर और कोमल। उनके आंदोलन उठते और बहते थे जैसे एक दौड़ती हुई युद्ध मशीन या लहरों को तोड़ता हुआ एक शक्तिशाली जहाज। रात गहरी हो गई। डिब्बा 2 में राजिता ऊपरी बंक पर गहरी नींद में थी, जबकि किकी नीचे तकिए के नीचे सिर दबाई लेटी थी, तेजी से शर्मा रही थी। अगले डिब्बे से आने वाली अजीब लयबद्ध आवाज़ों को नज़रअंदाज करना असंभव था। दांत पीसते हुए उसने अपने सांस के नीचे श्राप बुदबुदाए, मानसिक रूप से किसी खास व्यक्ति को श्राप देने के लिए शकील खींच रही थी। कल उसने संकल्प लिया, वह डिब्बा 2 में साउंड प्रूफिंग पैनल स्थापित करेगी और अच्छे माप। अध्याय 48, लूट का लेखा जोखा, इन्वेंटिंग द स्पॉयल्स। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। पहाड़ी इलाके से होकर पूर्व की ओर 1000 मील से अधिक तक एक मानक रेलवे पटरी फैली हुई थी। भोपाल शहर से निकलने के बाद अनंत ट्रेन ने रात भर की यात्रा के बाद पहली बार दिन की रोशनी देखी। दोपहर के 3:47 पर भोर अपेक्षित से जल्दी आ गई। पूनम, जो ट्रेन का प्रबंधन करते हुए पूरी रात जागती रही थी, उसने अभी तक आराम नहीं किया था। दिन की रोशनी का फायदा उठाते हुए वह और राजिता राज के साथ रात के दौरान एकत्र किए गए सामानों का लेखा जोखा शुरू करने लगे। इस बीच ड्राइवर के केबिन में राघव ने पानी की पूरी बोतल गटक ली, काफी ताजगी महसूस करते हुए। शुक्र है, रात की यात्रा असामान्य रही थी, कुछ भटके हुए ज़ॉम्बियों को कुचलने के अलावा, जिससे ट्रेन के संचालन में कोई खास परेशानी नहीं हुई थी। राघव ने बुदबुदाया, अच्छा हुआ कि मैकेनिकल हॉट को अपग्रेड कर दिया गया, अन्यथा इतने सारे डिब्बों को खींचना असंभव होता। बढ़े हुए भार के कारण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की संग्रहित ऊर्जा दक्षता कम हो गई थी। राघव की क्षमता पर तनाव के साथ इसका मतलब था कि उसे हर 3 से 4 घंटे में रुकना और आराम करना पड़ता था। उन्होंने सोचा, ऊर्जा का मुद्दा ऐसा है जिसे हम अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते,
इसे हल करने के लिए राघव ने अपनी ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तंत्र से परे एक प्रणाली की कल्पना की जिसमें एक जनरेटर या एक सहायक ईंधन टैंक शामिल होगा। ऐसे उपकरण ट्रेन के निरंतर संचालन को सुनिश्चित कर सकते थे, भले ही वह अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए बहुत थका हुआ हो। सैद्धांतिक रूप से बढ़े हुए वजन द्वारा लगाई गई ऊर्जा खपत की सीमाओं को तोड़ने के लिए उसे अपनी अपग्रेड की गई क्षमता के साथ एक छोटे परमाणु ऊर्जा इकाई को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी। तभी वे निरंतर गति परपेचुअल मोशन प्राप्त कर सकते थे। राघव जे दूर से राजिता ने ट्रेन के एक डिब्बे से उत्साह से पुकारा, जल्दी आओ। अब जब ट्रेन रुक गई थी, राघव एक सांस लेने पर विचार कर रहे थे। उसका बुलावा सुनकर वह पास चले गए। डिब्बा 5 का पिछला रैंप पहले ही नीचे कर दिया गया था। पटरियों के पास घास के ढलान पर सभी प्रकार के सामान फैले हुए थे, जिनमें से कई पिछली रात की जल्दबाजी में एकत्र किए जाने के कारण अभी भी खून से सने हुए थे। लूट द लूट, पूनम ने खुशी से कहा। देखो इसे राघव, तौलिए से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। पटरियों से ज्यादा दूर नहीं, एक छोटी धारा ने उसे सामानों को धोने और गिनने की अनुमति दी। किकी ट्रेन से नीचे कूद गई और पूनम की इन्वेंट्री शीट पकड़ ली। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। 3 कोल्ट्स, 2 ग्लॉक्स, 17 विभिन्न स्वचालित राइफलें और यहाँ तक कि AK-33 के स्निपर राइफल भी। इसके अलावा देखो ये सारा गोला बारूद। और ये, राजिता ने बीच में टोकते हुए अपने बहुमूल्य M36 ग्रेनेड लॉन्चर को ऊपर उठाया। ये चीज़ एक जोरदार झटका देती है। राघव ने राहत में सांस ली। चारों ओर फैली हुई लूट को देखकर वह हल्का सा मुस्कुराया। लगता है कि हमें अब विशाल कीड़ों को मारने के लिए ब्लेड का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। रुको, कुछ और भी है, कुछ जो तुम विश्वास नहीं करोगे। किकी ने शरारत से मुस्कुराया क्योंकि वह एक बख्तरबंद वाहन के डिब्बे में चढ़ गई। उसने ड्राइवर का दरवाजा खोला और एक रिमोट कंट्रोल निकाला। बटन दबाते हुए उसने तंत्र को सक्रिय किया। घर बख्तरबंद कार की छत पर एक ड्रोन पॉड खुल गया। 2 छोटे टोही ड्रोन हवा में सुचारू रूप से उठे। किकी ने गर्व से घोषणा की, इनके साथ हम ट्रेन छोड़े बिना 10 किलोमीटर के दायरे में गश्त कर सकते हैं। राघव ने आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की, ब्लैक जियाओ कनॉय का ये हिमेश निश्चित रूप से अपना सामान जानता था। ये चीजें एक किस्मत के लायक हैं। राजिता ने थोड़े पछतावे के साथ कहा, बहुत बुरा हुआ कि उसका भारी ट्रक और ईंधन टैंकर भगा दिया गया। पूनम ने जोड़ा, इसके अलावा 2 मालगाड़ी डिब्बे जो हमने चिराग से लूटे, उनमें 400 से अधिक खाने के डिब्बे, 41 बक्से पानी, 6 बक्से कोला और 3 बक्से रेड वाइन मिली। नश्वर सामान का जिक्र न करें जो आधा कंटेनर भर गए और 1000 लीटर से अधिक पेट्रोल। वह बहुतायत से अभिभूत होकर गहरी सांस ली। ये लगभग हास्यास्पद है। उन 2 डिब्बों में सामान ही अन्य वाहनों में मिले सभी सामानों से अधिक मूल्यवान है। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, खैर ये समझ में आता है। चिराग ने एक हवाई हमले के बनकर में खुद को छिपा लिया और अनगिनत जीवित बचे लोगों को लूटा। यह उसका पूरा भंडार है। सामानों की शुद्ध मात्रा, जो 20 लोगों को 3 महीने से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी, राघव के 5 लोगों के समूह को चाहिए थी, उससे कहीं अधिक थी। वे संसाधनों से भरपूर थे, भोजन और पानी के बारे में तत्काल चिंताओं से मुक्त। भारी मशीनरी और छिपी हुई प्रतिभाएं, हैवी मशीनरी एंड हिडन टैलेंट्स। वैसे कुछ और भी है। पूनम ने ट्रेन के पीछे की ओर इशारा किया। 4 कारों के अलावा जो उन्होंने लिया था, राघव ने सबसे पीछे कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। वहां अंतिम 2 फ्लैटबेड पर एक स्टील गार्ड, 3 सैन्य हमला एक्सोसूट और एक TFV 600 भारी दोहरी बैरल टैंक बैठा था। दोनों 3 मीटर से अधिक ऊंचे थे। चौंक कर राघव ने पूछा, तुमने इन्हें ट्रेन पर कब लाद दिया? क्या तुमने क्रेन का उपयोग किया? यह असंभव लगता था क्योंकि छोटी इलेक्ट्रिक क्रेन इतनी भारी मशीनरी को संभाल नहीं सकती थी। इसके अलावा वह अकेला ही था जो इसे संचालित कर सकता था। हम्फ, पीछे से एक अभिमान भरी नकल आई। किकी हाथ क्रॉस किए हुए ट्रेन से नीचे कूद गई। उसका चेहरा गर्व से भरा था। बेशक मैंने ही इन्हें लादा। ये चीजें इतनी भारी हैं, इसमें काफी मेहनत लगी। राघव खुश हुआ। उसने मरम्मत संभव न होने पर उन्हें पुर्जों के लिए अलग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब किकी की क्षमता के कारण वे पहले से ही ट्रेन पर सुरक्षित थे। पिछली रात उसे जल्दी आराम करने देना सही निर्णय था, वह अमूल्य साबित हुई थी। शाबाश, आज तुमने अपने लिए मांस का एक डिब्बा कमा लिया है। हम तुम्हारे मांस के डिब्बे की किसे परवाह है? किकी मुस्कुराए। अगर तुम वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो आज मेरे लिए वह रडा प्रणाली और उन कंप्यूटरों को ठीक करो। ओह, और हीटर भी। पिछली रात बहुत ठंड थी। ठंड थी क्या? राघव ने पूनम की ओर देखा, जो शर्मा गई और उसकी नजरों से बचने लगी। हाँ, दिन में भी ठंड जमने से नीचे थी। जैसे कि बिंदु को रेखांकित करने के लिए एक तेज हवा चली जिससे सभी को कंपी महसूस हुई। मौसम ठंडा होता जा रहा था। बर्फबारी मंडरा रही थी और गिरता तापमान जीवित बचे लोगों के लिए एक और चुनौती पेश कर रहा था। किकी और पूनम ने एकत्र किए गए सामानों में तलाश की, कुछ गर्म कपड़े ढूंढे।
राघव और राज संभवतः अपनी क्षमता संवर्धित शारीरिक संरचना के कारण ठंड इतनी महसूस नहीं कर रहे थे। राज कहाँ है? राज के आकार के कारण सभी ने उसे राज बिग गाय उपनाम देने पर सहमत होकर स्वीकार किया था। राज ने सामानों के पास खड़े होकर पुकारा, राघव जे। वह एक मोटरसाइकिल की मरम्मत कर रहा था, राघव की सटीक होने के लिए। किकी ने रुचि से कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वह चीज़ों को ठीक करने में बेहतर है। राज ने शर्माते हुए सिर खुजाया, एक रिंच पकड़े हुए। मैं इस सामान के बारे में थोड़ा जानता हूँ। सच में? राघव मुस्कुराया, चूंकि हम सभी एक ही तरफ हैं, चलो सब कुछ खुला कर दें। वह डिब्बा 5 में कदम रखा, एक भारी स्टील प्लेट निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। अपने हाथ के इशारे से एक रहस्यमय चमक ने प्लेट को घेर लिया। ये तैर गया, तेजी से खुद को एक पूरी तरह से ढला हुआ ढाल में फिर से आकार देते हुए वापस नीचे गिर गया। सभी स्तब्ध थे। पूनम ने हैरानी में अपना मुंह ढक लिया। ये पहली बार था जब राघव ने ट्रेन के संचालन के अलावा किसी के सामने अपने मैकेनिकल हॉट की पूरी सीमा का प्रदर्शन किया था। राजिता हाँफ उठी, वाह राघव जे, तुम्हारे पास किस तरह की क्षमता है। यहाँ तक कि किकी की आंखें भी चौड़ी हो गईं जैसे उसने देखा, अविश्वास में अपने गाल फुलाते हुए। उसने सोचा था कि राघव की क्षमता ट्रेन को नियंत्रित करने या बर्फ बनाने तक सीमित है, लेकिन उसे इस तरह स्टील में हेरफेर करते देखकर एक कौशल सेट सुझाया गया जो कहीं अधिक व्यापक था और उसकी अपनी से भयानक रूप से समान था। एंजल प्रोजेक्ट से सभी आंतरिक डेटा की समीक्षा करने के बावजूद उसने खुद को पूरी तरह से भ्रमित पाया। अध्याय 49, सूचना केंद्र, द इंफॉर्मेशन सेंटर। उस क्षण सबकी नज़रें राघव पर टिकी थीं। पूरी रात सोचने के बाद उसने अपनी क्षमताओं को खुलेआम समझाने का फैसला किया। हाँ, मेरे पास एक से अधिक क्षमताएं हैं। ट्रेन को शक्ति देने के अलावा मैं मशीनरी की मरम्मत और निर्माण कर सकता हूँ। ठीक इसीलिए मैंने इस अनंत ट्रेन परियोजना को शुरू करने की हिम्मत की। उसने महसूस किया कि मशीनों को चुपके से निगलना और बनाना अव्यावहारिक होगा। चूंकि ये उसके टीम के सदस्य थे, ईमानदार रहना बेहतर था। अगर मेरे पास सामग्री और ब्लूप्रिंट हैं तो मैं सीधे हथियार, उपकरण, कवच, कुछ भी यांत्रिक निर्माण कर सकता हूँ। मैं इसे संभाल सकता हूँ। राज भाई बहन ने हैरानी में एक दूसरे की ओर देखा। राजिता हाँफ उठी, वाह राघव जे, तुम कमाल हो। मुझे पता था कि मैंने सही व्यक्ति को बचाया है। राघव की नज़र किकी की ओर घूमी, जिज्ञासु होकर। छोटी लड़की, जो मैंने अभी कहा उसमें तुम्हारे रडार सिस्टम, चौकीदार सिस्टम, हथियार सिस्टम, रक्षा सिस्टम, ड्रोन, रेलकार, चिकित्सा इकाइयाँ, जीवन समर्थन सिस्टम, संचालित कवच के लिए विचार शामिल हैं। अब क्या तुम अभी भी सोचती हो कि मेरी अनंत ट्रेन परियोजना एक दिवास्वप्न है? किकी का भाव डगमगाया। उसने अपना मुंह खोला लेकिन जल्दी से फिर से बंद कर दिया। राघव की मुस्कुराती आंखों से मिलते हुए हार मानने को तैयार नहीं थी। तो क्या तुम उन सभी प्रणालियों को खुद से डिज़ाइन और नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। राघव की मुस्कान चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उसकी ओर देखा। इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत है। तुम्हारे सूचना केंद्र के बिना ये सब बस एक खोखला ढांचा होगा। किकी की आंखों में खुशी की एक झलक दिखी। उसने राघव की ओर चालाकी से देखा, स्पष्ट रूप से खुश थी और अतिरंजित उदासीनता से कहा, ओह ये चापलूसी है। ठीक है, अगर तुम हीटर को काम करा सकते हो तो मैं शामिल होने पर विचार कर सकती हूँ। सौदा पक्का। अनंत ट्रेन का दृष्टिकोण, द विजन ऑफ द इन्फिनिट ट्रेन। राघव ने गहरी सांस ली, पूनम और दूसरों की ओर देखते हुए। पहले मैं बस एक चलने वाला सुरक्षित ठिकाना बनाना चाहता था, एक किला जहां हम अभिशप्त अंधेरे और इस सर्वनाश से बच सकें। लेकिन जब ये ट्रेन चलना शुरू हुई तो मुझे एहसास हुआ कि हर दिन आतंक और खतरे के खिलाफ एक संघर्ष है। मेरी तरह तुम सब ने अनिश्चितता का सामना किया है, बस सांस लेने और थोड़ा पानी पीने के मौके के लिए दौड़ना और छिपना। ध्रुवीय रात्रि ने अनगिनत लोगों को मार डाला और जो बच गए हैं वे पागलपन की कगार पर हैं। मुझे कुछ एहसास हुआ, इस जमने वाले सर्वनाशकारी अंधेरे में इस ट्रेन को दोस्तों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो हमें लंबे समय तक बचने और आगे जाने में मदद कर सकें। ग्रह की कक्षीय रेल 3,20,000 किलोमीटर लंबी है। हम इसे पूरा नहीं कर सकते हैं और हम ध्रुवीय रात्रि से बच नहीं सकते हैं, लेकिन जब तक एक और दिन जीने का मौका है मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे पास ताकत है ये ट्रेन नहीं रुकेगी। मैं चाहता हूं कि इस ट्रेन पर हर कोई परिवार हो, जीवन और मृत्यु का एक साथ सामना करे। उसके शब्द शांत और सामान्य थे, जैसे कि वह बस बातचीत कर रहा हो। लेकिन दूसरों के भाव चुपचाप बदल गए। किकी ने अपना सामान्य शरारती व्यवहार एक तरफ रख दिया, उसकी नज़र राघव पर टिकी थी, वह सोच में डूबी थी। राजिता ने अपने होंठ काट लिए, उसकी डरपोक बेचैनी की जगह आशा की एक झलक आ गई। राज ने अपनी बहन की ओर देखा, फिर राघव की ओर और चुपचाप सिर हिलाया, उसका भाव दृढ़ था। यहाँ तक कि पूनम की आंखें भी लाल हो गईं। शुरुआत में उसने राघव का केवल अस्तित्व के लिए पालन किया था, लेकिन उसे अपनी योजना और विश्वासों को व्यक्त करते हुए सुनकर वह गहराई से प्रभावित हुई।
एक क्षण के लिए उसने सोचा, भले ही आगे के दिन आपदा और दौड़ने से भरे होंगे, किसी दिन सूरज फिर से उगेगा। राघव ने राहत की सांस के साथ कहा, ठीक है, चलो कुछ बुनियादी भूमिकाएं तय करते हैं। जैसे जैसे टीम बढ़ी, उसे अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। राजिता ने उत्साह से हाथ उठाया, उसका चेहरा ऊर्जा से भरा था। राघव जे, मैं रात की निगरानी कर सकती हूँ, मुझे बच्चा मत समझो। राघव हंसा, तुम ग्रेनेड लॉन्चर में कितनी कुशल हो, कौन तुम्हें बच्चा समझेगा। राजिता खिलखिला उठी, स्पष्ट रूप से गर्वित थी। पूनम ने दुर्लभ मुस्कान के साथ कहा, मैं शामिल हूँ। ध्रुवीय रात्रि के बाद से उसने इतना हल्कापन महसूस नहीं किया था। राज ने जोड़ा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए राघव जे। मैं भी शामिल हूँ। किकी मुस्कुराए, उसका भाव असामान्य रूप से गंभीर था। कार्यभार और अगले कदम, असाइनमेंट्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, राघव ने सिर हिलाया। लेखा जोखा पूरा करने के बाद उसने भूमिकाएं सौंपीं। राघव और पूनम बारी बारी से ट्रेन चलाएंगे। रुकने के दौरान राज निगरानी का काम संभालेगा। अपने यांत्रिक कौशल के साथ वह निरीक्षण और रखरखाव में भी मदद करेगा, क्योंकि ट्रेन के विस्तार के साथ राघव हर छोटी मरम्मत खुद संभाल नहीं सकता था। जहां तक किकी की बात है, राघव ने ट्रेन के भविष्य के डिजाइन पर उसके साथ सहयोग करने की योजना बनाई। एक बार रडार और चौकीदार प्रणाली चालू होने पर उनके पास सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होगी। इस प्रमुख लूट ने राघव को अनंत ट्रेन परियोजना में अत्यधिक विश्वास दिया। अपनी बढ़ती क्षमताओं से परे सक्षम राज भाई बहनों को जोड़ना एक बड़ा उछाल था। राज का सीधा और भरोसेमंद व्यक्तित्व, उसकी बढ़ी हुई क्षमता और प्रभावशाली शारीरिक संरचना के साथ सुरक्षा की एक मजबूत भावना प्रदान करता था। चाहे लड़ाई में हो या तकनीकी काम में, वह एक मूल्यवान टीम सदस्य था। राजिता, हालांकि युवा थी, परिपक्व और वफादार थी। राघव ने उसे पूनम और किकी की सहायता के लिए सौंप दिया। अपने छोटे बिस्तर और ट्रेन की सुरक्षा के साथ वह बहुत कम चिंतित लगती थी और खुशी से ट्रेन के लेआउट को व्यवस्थित करने में मदद करती थी। उनके मार्ग के अनुसार वे जल्द ही पहाड़ों को छोड़कर सिंगूर शहर में प्रवेश करेंगे। गहरे गड्ढे क्षेत्र से दूर एक प्रथम स्तरीय शहर के रूप में सिंगूर शहर में ध्रुवीय रात्रि अपेक्षाकृत देर से आई थी। राघव और पूनम दोनों को वहां अत्यधिक जटिलताओं की आशंका थी। फिर भी ट्रेन को ग्रह की कक्षीय रेल तक पहुंचने के लिए सिंगूर शहर के मुख्य केंद्र से गुजरना पड़ा। उससे पहले कई प्रणालियों को अभी भी पूरा करने की आवश्यकता थी, जिससे स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई। प्रणाली एकीकरण, सिस्टम इंटीग्रेशन। गैस संचालित लोकोमोटिव में एक भाप हीटिंग प्रणाली थी और यात्री कारों में गर्म हवा प्रणाली थी। सबसे तेज समाधान सर्किट को जोड़ना और सीधे गर्म हवा का उपयोग करना था। हालांकि डिब्बा 1-2 और डिब्बा 3-5 विभिन्न युगों के पूरी तरह से अलग मॉडल थे। पूरी ट्रेन के लिए पानी और हवा परिसंचरण प्रणाली के राघव के योजनाओं को देखते हुए उसने डिब्बा 1 से जुड़े एक विद्युत चालित जल भाप चक्र और फिल्ट्रेशन प्रणाली को डिजाइन करने के लिए किकी के साथ काम करने का फैसला किया। ये प्रणाली गर्मी प्रदान करते हुए पीने के पानी और यहां तक कि स्नान के लिए स्वच्छ पानी को आसुत कर सकती थी। किकी और राघव ने आपातकालीन चेतावनी के लिए ट्रेन के सामने एक ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण प्रणाली और एक छोटा फेज्ड एरे रडार स्थापित करने की भी योजना बनाई। हालांकि पूरी ट्रेन के लिए निगरानी और चौकीदार प्रणालियों के लिए काफ़ी प्रयास की आवश्यकता थी। ट्रेन पर एक क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें बिजली, रखरखाव और फैक्ट्री ग्रेड गोला बारूद की आपूर्ति शामिल है। ये दीर्घकालिक लक्ष्य थे, जैसे कि चिकित्सा, पौधे की खेती और ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग प्रणालियां। फिलहाल राघव ने हवाई हमले के बनकर कमांड सेंटर से बचाए गए सूचना प्रणाली को डिब्बा 2 में स्थापित करने में किकी की मदद करने को प्राथमिकता दी, साथ ही ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण प्रणाली, फेज्ड एरे रडार और बेशक हीटर भी। एक मनराती चुनौती बनी रही, यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त रेल पटरियों की मरम्मत कैसे की जाए। वह अगली प्रमुख बाधा होगी जिससे निपटना होगा। यह मुद्दा राघव के लिए सबसे परेशान करने वाला था। ट्रेन कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उपयोगी ट्रैक के बिना क्या यह महज एक मजाक तक सीमित नहीं होगा। राघव के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था और फिर भी आगे का रास्ता अनगिनत चुनौतियों से भरा हुआ था। सूचना केंद्र स्थापित करना, सेटिंग अप द इंफॉर्मेशन सेंटर। डिब्बा 2 में किकी के लिए कई स्क्रीन के साथ एक सरल सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। एक बार ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण और रडार प्रणाली जुड़ जाने पर ट्रेन आगे 3 किलोमीटर के पंखाकार त्रिज्या को स्कैन कर सकती थी। हालांकि एक प्रतिक्रिया मॉड्यूल को अभी भी डिजाइन करने की आवश्यकता थी, एक जो संचालन के दौरान संभावित खतरों की पहचान कर सके और आपातकालीन रोक चेतावनी जारी कर सके। ये राघव की विशेषज्ञता से परे था, इसलिए वह इसे केवल किकी पर छोड़ सकता था। जज्ड जज्ड, किकी ने बुदबुदाया, राघव के रेडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए। यह अजीब है, हम गहरे गड्ढे क्षेत्र के आयनन प्रभावों से दूर हैं और ये दिन का समय है। हम कोई लॉन्गवेव सिग्नल क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। थोड़ी देर तक उलझने के बाद उसने निराशा में आह भरी और हार मान ली। नेटवर्क का क्या? राघव ने पूछा। इसके बारे में सोचो भी मत।
किकी हेडफोन पहने हुए प्रणाली पर तेजी से काम करती रही। उसका स्वर सपाट था। मैं जानती हूं कि संघीय सरकार के पास अभी भी कक्षा में कुछ कार्यशील उपग्रह हैं, लेकिन वे या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जानबूझकर जाम कर दिए गए हैं। राघव को बेचैनी की एक चुटकी महसूस हुई। वह ज्यादा देर पहले भोपाल शहर में पूनम से एक कॉल प्राप्त कर पाया था, लेकिन अब बुनियादी संचार भी असंभव लगता था। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वह लॉन्गवेव रेडियो था, जिसके लिए उसने उच्च आशाएं रखी थी। ये पूरी तरह से बेकार था। पहाड़ों के भीतर गहरी ट्रेन केवल 100-200 किलोमीटर के दायरे में शॉर्टवेव फ्रीक्वेंसी पकड़ सकती थी। फिर भी इनसे भी कम मिला, क्योंकि यह क्षेत्र कुछ गांवों और कस्बों को छोड़कर विरल आबादी वाला था। इस प्रकार राघव और उसके समूह ने भोपाल शहर छोड़ने के बाद अपना सबसे शांतिपूर्ण फिर भी सबसे व्यस्त दिन अनुभव किया। ट्रेन भोर से शाम तक चली, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के भंडार का उपयोग करते हुए। हालांकि थकान के कारण और सुरक्षा कारणों से राघव ने तुलनात्मक रूप से एक सपाट मैदान पर रात के लिए रुकने का फैसला किया। रात होने के बाद ट्रेन पर सभी ब्लैकआउट पर्दे नीचे कर दिए गए। बाहर से विशाल ट्रेन एक फी की चमक उत्सर्जित करती थी, पटरियों पर स्थिर थी। डिब्बा 3 और 4 अब भारी कवचबंद अलग दिखाई दिए। मूल डिब्बों के विपरीत यहाँ कवच मानक स्टील और राघव द्वारा पहले बचाए गए उच्च शक्ति स्टील के अवशेषों का एक मिश्रण था, फिलहाल मुश्किल से पर्याप्त था। कार्यों को पहले बांटने के बाद पूनम ने एक देखभाल करने वाली माता की भूमिका संभाल ली। वह राशन और पानी लेकर आए, उन्हें समूह के बीच वितरित करते हुए। जब वह डिब्बा 5 पर पहुंची तो उसने देखा कि राघव अंदर नहीं था। इसके बजाय वह अंतिम फ्लैटबेड गाड़ी पर था, जो एक यांत्रिक कवच के टुकड़े जैसा लगता था, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। फीकी चांदनी उसकी छाया को रोशन कर रही थी, जो काम में व्यस्त था।